आपको कोई आंदोलन या कोई ऐसा धरना प्रदर्शन करने के पहले परमिशन लेना पड़ता है, जबकि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सब गैर कानूनी तरीके से और कहिए कानून के बाहर जाकर के ये सब इस तरह की व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। कहीं भी बिना हथियारों के इकट्ठा होना, ये आर्टिकल 19 में हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए। फंडामेंटल राइट को रोकने के लिए उनको कारण बताना चाहिए। अच्छा सर, ये 6 जून की बड़ी चर्चा है, आपको क्या लग रहा है? आपने मतलब आपने बतौर आईपीएस मुझे लगता है 36-37 साल की नौकरी की है आपने, तो आप प्रदेश को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। क्या लग रहा है कि हिंदुस्तान में भी बड़ी संख्या में युवा निकल आएंगे, जिस तरह से नेपाल में आए थे, श्रीलंका में आए थे, बांग्लादेश में आए थे सड़कों पर? भारत में अन्ना आंदोलन जब हुआ था तो उसमें बड़ी संख्या में युवा लोग निकले थे। मुझे याद है, उस समय मैं इलाहाबाद में पोस्टेड था, तो मैं लखनऊ आ रहा था वहां से, तो छोटे छोटे कस्बों में, छोटे छोटे गांव में 50 आदमियों की, 20 आदमियों की टोलियां जो है वो जुलूस निकाल रही थी। तो एक बार हो चुका है, लेकिन उसका जो परिणाम रहा वो बड़ा अच्छा नहीं रहा जनता के दिलों में। तो अब लोगों को क्या बहुत उम्मीद है इस तरह के उसमें कि नहीं, ये मैं नहीं कह पाऊंगा। और दूसरी बात मैं ये जरूर कहूंगा कि ये सीधे आकर के यहाँ धरना और प्रदर्शन की बात शुरू कर रहे हैं, ये थोड़ा सा प्री मैच्योर है। इनको यहाँ आकर के यहाँ ये आंदोलन को थोड़ा चलाना चाहिए था, उसके बाद बैठ करके कोई धरना या कोई ऐसा चीज करें जिसका कोई असर पड़ता है। तो सीधे एयरपोर्ट से, अमेरिका से आके, एयरपोर्ट से आके सीधे थाना पहुंच जाएंगे, तो थोड़ा मुझे प्रीमेच्योर लग रहा है। और एक सुव्यवस्थित और वेल थॉट ऑफ वाला एक्शन हमको नहीं लग रहा है ये। लेकिन सर, आपके सहयोगी रहे होंगे, आपके समकक्ष थे सूर्य प्रकाश सिंह आईएएस, जो आज रिटायर हो गए। वो युवाओं से अपील कर रहे हैं कि आप इस चीजों से दूर रहिए, क्योंकि अगर आपके ऊपर आप इन चीजों में पड़ेंगे तो आपके ऊपर केस होगा, आप परेशान हो जाओगे, और ये लोग तो नेतागिरी करके निकल लेंगे। ये तो मुझे भी अजीब लगा सर कि ये तीन पीआरओ उन्होंने अपॉइंट कर दिया 3 दिन पहले। तो इनके पीआरओ जाके परमिशन मांग सकते थे, एप्लीकेशन दे सकते थे। अब ये पहले दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरेंगे, फिर सीधे जाएंगे थाने पे, मांगेंगे परमिशन। तो क्या आप तो डीजीपी खुद रहे हैं, तो क्या तुरंत परमिशन पुलिस दे देती है? परमिशन दे भी सकती है, परमिशन नहीं दे सकती है, ये तो उनके ऊपर है। दुर्भाग्य, देखिए दुर्भाग्य यहाँ ये है कि आपको कोई आंदोलन या कोई ऐसा धरना प्रदर्शन करने के पहले परमिशन लेना पड़ता है, जबकि कानून में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। ये सब गैर कानूनी तरीके से और कहिए कानून के बाहर जाकर के ये सब इस तरह की व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। कहीं भी बिना हथियारों के इकट्ठा होना, ये आर्टिकल 19 में हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट के लिए आपको परमिशन नहीं चाहिए। फंडामेंटल राइट को रोकने के लिए उनको कारण बताना चाहिए। अब जैसे हमें फंडामेंटल अधिकार है कि पूरे देश में हम कहीं भी जा सकते हैं, तो ये पुलिस नहीं कह सकती साहब आप भोपाल जा रहे हैं तो एसपी भोपाल से परमिशन लीजिए पहले। ऐसा नहीं कह सकते हो। हम कहीं भी बस सकते हैं, कहीं जमीन पर आपने तो बड़ी बात कह दी सर कि किसी भी आदमी को धरना प्रदर्शन करने के लिए, मनीष जी आप भी सुनिएगा, सर ने बताया कि आर्टिकल 19 के तहत अगर आप बिना हथियारों के कहीं धरना प्रदर्शन करते हैं तो आपको उसके लिए कोई पुलिस से अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि चूंकि जंतर मंतर हाई सिक्योरिटी जोन है, इसलिए वहां परमिशन लेना पड़ता है। सर ये देखिए, इस तरह की नई नई अवधारणाएं खड़ा कर देना, हाई सिक्योरिटी जोन और लो सिक्योरिटी जोन, ये सब बेकार की बातें हैं। आप पुलिस को, संविधान ये अधिकार देता है मजिस्ट्रेट को कि अगर लगता है उन्हें कि इन प्रदर्शन से, इस धरना से, इस जुलूस से शांति भंग हो जाएगी तो उसको रोक सकते हैं। लेकिन आप प्रायर कंडीशन लगा देंगे तो फिर अधिकार क्या रह गया? जो है हमें अधिकार है लाइफ का, लिबर्टी का। आप कहिए साहब परमिशन ले लीजिए तभी आप बाहर निकलेंगे, नहीं घर के बाहर नहीं निकल सकते आप। ये क्या मतलब हुआ?
ये सर फंडामेंटल आप राइट को एकदम एंजॉय एकदम आप नई, रिस्ट्रिक्शन तो एकदम लगा सकते हैं। अभी के दौर के लिहाज से बहुत नई व्याख्या की है आपने। अभी तो एकदम ये तो बहुत मैं बहुत दिनों से थैंक यू बात सर। कहता रहा हूँ, लेकिन सवाल ये है कि ये बातें कोई छापता नहीं है मीडिया में। तो हाँ ये थैंक यू सर, फंडामेंटल आप राइट के एकदम अच्छी एंजॉयमेंट बात के, करते ये हैं कोई पुलिस का दिया हुआ अधिकार नहीं है। ये इसके बात समझिए आप जो है। जी। जैसे मुझे अधिकार है कि मैं कहीं भी शादी ब्याह करूं, आप कह दीजिए जी साहब परमिशन ले लीजिए आप पहले, फिर शादी करेंगे आप उसमें। घर के बाहर में कहीं ओके। निकलूं, कहीं जाऊं, आप कहिए नहीं आप घर के बाहर तभी निकलेंगे जब आप परमिशन ले लेंगे दरोगा जी से। ये कोई मतलब थोड़ी होता है। फंडामेंटल राइट एक अलग फुटिंग पर रखे गए हैं। आपने एक सेंटेंस बोला कि हम जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। अब तो ये है कि तमाम तरह के अगर इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा। इस तरह के भी तमाम शर्तें आ गई है। ये क्या वैलिड है कि इनवैलिड है? ऐसी कोई शर्त मेरे विचार से तो नहीं आई है, ऐसी कोई शर्त आ भी नहीं सकती है। शादी को रजिस्टर करने की बाध्यता सरकार कर सकती है, ये सिविल मैटर है। सरकार कह सकती है कि आप शादी को रजिस्टर करिए, लेकिन आप पहले परमिशन लीजिए या कुछ ऐसा, ये सब नहीं कर सकते वो लोग जो है। इसी तरह अरे से तो हमें कहीं जाना है, कहीं मीटिंग करनी है, इसकी परमिशन नहीं चाहिए हमको जो है। हाँ, अगर हम सड़क घेर करके भंडारा कर रहे हैं उसकी परमिशन चाहिए इनको जो है। उसकी परमिशन नहीं कोई मांगता है, न देते हैं ये लोग जो है। अब आपने तो और सर जो एक और बात बता दी कि हाँ सड़क ये घेर के हम भंडारा कर रहे हैं तो हमको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो बात से बात निकलेगी तो फिर ऐसे बात जाती है। तो परसों में सब्जी लेने गया, हाँ पूरी रोड घेर रखी थी, वो सब्जी वाले बेचारे वहां से भाग गए। मैं लौट आया, सब्जी नहीं ला पाया मैं वहां से। हमारे यहाँ पूरा मेन रोड पूरी घेर करके, कहीं निकलने की जगह नहीं थी। हमने फोटो खींचा उसका और चुपचाप लौट आए वहां से। तो खैर वो एक अलग विषय है, उसकी उस पर अभी फिलहाल जाना ठीक नहीं है। लेकिन ये है लेकिन कि सर एक टिप्पणी और चाहूंगा सर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी बालिग महिला अगर अपनी इच्छा से सेक्स करती है या कुछ भी करती है तो उसको आप इलीगल नहीं मान सकते हैं। तो फिर ये जो पुलिस जाके होटलों में छापे मारती है, अगर सहमति से दो वयस्क पुरुष और महिला वहां बैठे हुए हैं, तो फिर तो पुलिस के सारे छापे इनवैलिड माने जाएंगे, इलीगल माने जाएंगे। अभी टिप्पणी आई है, उन्होंने कहा कि अगर वो उससे पैसा भी कमा रही है तो वो उसमें अगर अपनी इच्छा से अगर वो सेक्स करके पैसे कमा रही है तो भी लीगल नहीं है। ये टिप्पणी देखिए कोई नया कानून नहीं बनाती है। ये मौजूदा जो कानून है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जो है, उसी के अंदर है ये टिप्पणी। इसलिए ये टिप्पणी नहीं जस्टिफाई कर रही है, ये कानून जस्टिफाई कर रहा है। गैम्बलिंग यानी जुआ खेलना और वेश्यावृत्ति, ये अपने आप में जुर्म नहीं है हमारे कानून में। ये दो सूरतों में जुर्म बनते हैं। पहली सूरत यह है कि सार्वजनिक स्थान पे आप करें तो ये जुर्म हो जाता है। दूसरा, वेश्यावृत्ति या जुआ, दोनों से कोई तीसरा आदमी फायदा उठा रहा हो। जैसे जुआ में कहते हैं उसको नाल निकालना, और वेश्यावृत्ति में ये पिंप होते हैं, दलाल, जो अरेंज करते हैं ये सब, और पैसा उनसे दोनों लेते हैं, ग्राहक से भी लेते हैं और लड़की से भी ले लेते हैं। तब ये जुर्म बन जाता है। लेकिन अपने आप में ये जुर्म नहीं है हिंदुस्तान के कानून में। उसी की व्याख्या है ये बिल्कुल सही व्याख्या है ये। तो पुलिस वाले ये नाजायज लाभ के लिए इस तरह का उल्टा सीधा कार्रवाई करते हैं। अभी झूठी गवाही करते हैं, उसका बयान लिख लेते हैं कि साहब हमको पैसा दिया इन्होंने। आज तो सर पूरा पोल खोल दे रहे हैं। ये तो ऐसे ही तो हो रहा है। गाय के सर नाम तो पर आज बकरी ले जाने वाले ट्रकों से पैसा पोल खोल दे रहे हैं। तो ये सर आप तो पूरे सिस्टम की पोल खोल दे रहे हैं। कहीं कोई है, कोई बैठा है, क्या कर रहा है, तो इसमें ये देखना सरकार का या पुलिस का काम नहीं है। लेकिन अब कर रहे हैं, वो जाहिर है उसमें कोई ना कोई झूठा बनाते होंगे कि ये थर्ड आदमी जो है, कि कोई आदमी खड़ा करते होंगे, उससे बयान लिखवाएंगे कि साहब हमको ये पैसा दे रहे हैं, हमने सब बुलाया है इन लोगों को, ये करवाते होंगे। अदरवाइज कानून के बाहर तो पुलिस वाले भी नहीं जाते हैं। कानून के अंदर रहने में वो फर्जी काम जरूर कर देते हैं। तो अगर होटल में या कहीं किसी को पकड़ रहे हैं तो जाहिर है कोई ना कोई फर्जी बना के उसमें कोई थर्ड पार्टी को दिखाते होंगे जो इस काम से लाभ ले रहा है, ये दिखाते होंगे। जैसे कोई घर में जुआ खेल रहा है
तो उसको पकड़ना है आपको, तो ये दिखाना पड़ेगा कि वो घर का मालिक या कोई और आदमी सभी जुआरियों, खुद नहीं खेल रहा, वो सभी जुआरियों से पैसा ले रहा है, वो तब वो जुर्म हो जाता है। अच्छा, उससे कोई तीसरा आदमी अगर फायदा ले रहा है तो गुनाह है। हाँ, या फिर सार्वजनिक स्थान पे हो। वेश्यावृत्ति और जुआ में दोनों एग्जैक्टली यही शर्तें हैं, सार्वजनिक स्थान पे नहीं होना चाहिए और कोई थर्ड पार्टी उससे लाभ न उठा रही हो। लेकिन फिर आते हैं सर उसी मुद्दे पे कि ये चार्जशीट तक प्रॉपरली फाइल नहीं की जा रही है सर, इसको आप कितना बड़ा अपराध मानते हैं? देखिए, चार्जशीट में तो मुझे इसमें कोई खामी नहीं दिखाई पड़ रही है। पार्ट चार्जशीट लगाई जा सकती है। अगर एक मुलजिम नहीं गिरफ्तार हुआ है और बाकी गिरफ्तार हो गए हैं तो 90 दिन के अंदर चार्जशीट लगाना एक बाध्यता होती है, नहीं तो उसकी अनिवार्य रूप से जमानत हो जाती है। तो पुलिस ये करती है कि जितने लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ चार्जशीट लगा देती है और जो मुलजिम फरार चल रहे हैं उनके खिलाफ तफ्तीश जारी रहती है। लेकिन उसमें देखना चाहिए कि भाई उनके खिलाफ कुर्की करें, कुर्की का माल जो है वो नीलाम करा दिया जाए, उनको भगोड़ा घोषित कर दिया जाए, भगोड़ा रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज कर लिया जाए, ये सब कार्रवाई करनी चाहिए उनको जो है। लेकिन जैसा आपने बताया कि कुछ लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगाना, ये इसमें मुझे कोई कानूनी कोई खामी नहीं लगती है, ये ठीक लग रहा है। तो जो छात्रों का, अच्छा ये बता, ये आपको तरीका ठीक लग रहा है कि हम विदेश से आएंगे और लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एयरपोर्ट पहुंचो, कुछ लोग कह रहे हैं वहां पहुंचो, परमिशन है नहीं, तो ये तो युवाओं को मतलब खतरे में डालने वाली बात हो गई ना सर? खतरे की बात नहीं है, थोड़ा सा प्री मैच्योर है, अव्यवस्थित टाइप का कार्य लग रहा है हमको और प्री मैच्योर है, अपरिपक्व एक निर्णय दिख रहा है मुझको। बिना पूरा व्यवस्था बनाए हुए, पूरा एक रूपरेखा बनाए हुए कोई इस तरह का आंदोलन तो कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, उसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ता है। तो इनको यहाँ आ करके पहले कुछ थोड़ा सा टेम्पो बनाना चाहिए, तब जाके कहीं कुछ आंदोलन करें। और सीधे कह देंगे कोई आदमी कौन पहुंच जाए, आपस में कोई बात नहीं हुई है, वो लोग कुछ जान नहीं रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या बातें करेंगे वहां पर, तो ये थोड़ा सा पुअरली ऑर्गेनाइज लग रहा है मुझको, ठीक से संगठित और एक परिपक्व कार्रवाई मुझे नहीं लग रही है। बाकी लोग अपना जाने। लेकिन सर भाजपा के कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पे अपील कर रहे हैं कि मैं लाठी लेके पहुंच रहा हूं, आप भी पहुंचिए, इन देशद्रोहियों को सबक सिखाना है, बांग्लादेश, श्रीलंका और नहीं बनने देना है, नेपाल नहीं बनने देना है, इस तरह की भी अपील लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। ये बहुत गलत चीजें हैं। आप सरकार के लठैत बन करके और अगर पब्लिक किसी दूसरे आंदोलनकारी खिलाफ खड़ी होना शुरू हो जाएगी, चाहे सरकार की मर्जी से या सरकार की बिना मर्जी से, तो ये फिर अराजकता वाली बात हो जाती है, जो है ये ठीक नहीं है। ऐसी बात कहना ही अपने आप में इमोरल है, गलत है। हम आंदोलन करने जा रहे हैं, कोई तीसरा आदमी कहे कि हम लाठी लेके आ रहे हैं, तो ये तो गुंडागर्दी की बात है। इसमें तो सरकार को, पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। वीडियो वायरल है सर, कई लाख लोग देख चुके हैं। गलत बात, बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। मैं फिर उसी बात पे घूम के आता हूं कि इस देश में खास तौर पर नॉर्दर्न इंडिया जो है, जिसको प्राचीन काल में, मध्य काल में हिंदुस्तान कहा जाता था, अफगानिस्तान से लेकर के और बांग्लादेश, ये पूरा बेल्ट जो है, ये बड़ा अनुशासनहीन टाइप की बेल्ट पहले रही है, अभी भी ये वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है हम लाठी लेके आ रहे हैं। हमको आप जंतर मंतर में इकट्ठा नहीं होने देंगे। ये सरकार का काम है, पुलिस का काम है देखना कि वहां इकट्ठे होने दिया जाए कि ना होने दिया जाए, कोई खतरा है कि नहीं खतरा है, तो कार्रवाई करें। वो पब्लिक अगर कुछ करती है तो इसको विजिलेंटिज्म कहते हैं। ये कानून को अपने हाथ में लेने वाली बात है, ये अपराध है, उतना बड़ा अपराध है ये। बल्कि वो अपराध तो करें, हो सकता है ना करें, लेकिन आपने तो कर दिया अपराध। और यही बात को विपक्ष का नेता, विपक्ष का समर्थक दूसरे मुद्दे पे कह दो तो उसके खिलाफ तुरंत एफआईआर हो जाती है सर, तुरंत कार्रवाई हो जाती है। यही तो चीज है ना कि ये जो गैर कानूनी कार्रवाई पुलिस अगर करती है तो फिर लोग न्यायालय जाया करते थे। अब न्यायालय भी
इसमें कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आदमी कहाँ जाए आदमी जो है। ये लाठी लेके जो आंदोलन जो आह्वान कर रहा है, ये सीधे सीधे हिंसा के लिए उकसा रहा है लोगों को। इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पुलिस के लिए तो बड़ी मतलब बहुत सरदर्द है दिल्ली पुलिस के लिए सर। परसों का दिल्ली पुलिस को प्रॉब्लम रहती है। ये पूरे देश भर के लोग आंदोलन वाले वहां आते हैं। दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी समस्या है, इसलिए उस पुलिस को बहुत सारा फोर्स दिया गया है, बहुत सारी सुविधाएं उन लोगों को दी गई हैं। तो दिल्ली पुलिस की ये जिम्मेदारी बहुत तगड़ी आती है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इन युवाओं से जो बहुत नाराज हैं? उनकी बात भी जेन्युइन है सर। पेपर लीक की वजह से अभी एक खबर आई है कि नागपुर की एक छात्रा ने ध्यान दे दिया है कि अब हम दोबारा नीट नहीं दे सकते हैं, बहुत बढ़िया था, प्रेशर था, लेकिन हम झेल नहीं पा रहे हैं। आपने उस दिन कहा था पेपर लीक वाले मामले में कि मतलब इसमें मुख्य दोषी को नहीं पकड़ा जा रहा है जो सिस्टम के अंदर बैठा हुआ है, और आपकी बात सही साबित हुई। चाहे सीबीएसई का मामला हो, चाहे एनटीए का मामला हो, सीबीएसई में चेयरमैन और सचिव का ट्रांसफर हो गया, बस उनको दूसरा महत्वपूर्ण पद दे दिया गया। ये सब आंख में धूल झोंकने वाली बातें हैं। ये इसका कोई लाभ नहीं है, और ये तो बड़ा दुखद है। लाखों युवा लोग जो हैं वो ठगे जा रहे हैं, और जो डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो ब्रिलियंट लोग होते हैं। वो लोग जो हैं देश का भविष्य हैं। ये लोग जो हैं उसको बिल्कुल अंधकार में डाल दिया आप लोगों ने। तो बजाय इसके कि ऐसे लोगों के खिलाफ मुस्क बांध करके इनको जो है, जो फारसी में कहते हैं मुस्क बांध करके इनको डाल देना चाहिए जेल में। ऐसे लोग, ये है संगठित अपराध जो हुआ है। ये इसमें यूएपीए की धारा लगनी चाहिए, ताकि दोबारा जो है किसी की हिम्मत ना पड़े ये करने की। लेकिन एक के बाद एक गड़बड़ हो रहा है और कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये बड़ा सॉफ्ट उसका बात है। गलत लोगों के प्रति सॉफ्ट, और जो अपने अधिकार की बात करे उसके प्रति सख्त। तो ये दोनों ही चीजें गलत हैं। इस पे बहुत गंभीरता से विचार। पेपर लीक हो जा रहा है, जो आदमी परीक्षा दे रहा है तो वहां डिजिटल स्कोरिंग ऑफ मार्क्स के नाम से एक ऐसी कंपनी को ठेका दे दिया जा रहा है जो ढंग से उसमें भी गड़बड़ी हो जा रही है। तो एक तो परीक्षा दो तो परीक्षा लीक हो जा रही है, दूसरा परीक्षा दो तो उसमें नंबर कम आ जा रहे हैं, और लड़का आवाज उठा रहा तो उसको पाकिस्तानी बता दिया जा रहा है। बाद में जब वो उसको सीबीएसई ने कॉपी अवेलेबल कराई तो उसने कहा ये तो मेरी राइटिंग ही नहीं है। तो बाद में सीबीएसई ने माना कि उसकी कॉपी नहीं है, उसके नंबर बढ़े 15%, लेकिन उस लड़के को सवाल उठाने के चक्कर में पाकिस्तानी बता दिया गया सर। ये आलोक जी, जो लोग ऐसा करते हैं, जो हमला शुरू कर देते हैं, ये एक संगठित गिरोह बन गया है इस देश में। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये विजिलेंटिज्म है। ये सर उसमें पाकिस्तानी हर मामले में उसको पाकिस्तानी बता देंगे, किसको कह देंगे ये भारत विरोधी है, ये फलाने ये गलत बातें हैं बहुत। जो कोई आदमी गलत काम कर रहा है तो उसमें सिर्फ सरकार को बोलना चाहिए, किसी और को नहीं बोलना चाहिए ऐसे मामलों में। और ये एक आंदोलन, एक अभियान शुरू कर देते हैं। ये गिरोह बने हुए हैं पूरे। अच्छा सर, विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि आपने ब्लैकलिस्टेड कंपनी को ठेका क्यों दिया, तो सीबीएसई ने कहा कि आप गलत आरोप लगा रहे हैं, और एक लड़के ने टेंडर को पूरा स्टडी करके साबित कर दिया कि इन लोगों ने एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी को जो नाम बदल के ठेका लेने आई थी उसको ठेका दे दिया था। बाद में उसमें भी सीबीएसई ने अपनी गलती मानी। अगर जांच कराएं तो ये सब बातें साबित हो जाएंगी, लेकिन जांच ही नहीं हो रही है। क्या करे कोई आदमी जो है। विपक्ष के नेताओं के पास तो सुविधाएं हैं, उनको सब पता लग जाता है। आम आदमी को, हम जैसे लोगों को पता, हम लोग तो देखिए अखबार के जरिए जो हमको पता लगता है उसी को हम लोग बात करते हैं। सोशल मीडिया वाले को मैं बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि बड़ा फर्जी काम होता है सोशल मीडिया में। मैं तो रोज अखबार पढ़ता हूँ, उसी कटिंग इकट्ठे करता हूँ। अब ये जैसे मैं कह रहा था कि पहले भी सरकार पे कई बार जुर्माना हो चुका है, मेरे पास पूरा एक फोल्डर बना हुआ है इसका, अखबार की कटिंग का। जितनी बार सरकार पे जुर्माना लगाया कोर्ट ने, जितनी बार लताड़ लगाई, जो भी कुछ हुआ, तो हम तो उसी आधार पे बात करते हैं जो अखबार में आता है। हम सोशल मीडिया पे जरा कम कर पाते हैं। जिस तरह का सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम है। एआई से बना करके, इधर उधर बना के लोग बड़ा उल्टा सीधा डालते हैं इसमें। तो
है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ हर चीज में कोई ना कोई प्राइवेट आदमी जो है वो आरोप लगाना शुरू कर देता है। सरकार के खिलाफ कुछ कहिए तो पार्टी वाले शुरू हो जाते हैं। ये गलत बातें हैं। नहीं तो इस सरकार मामले में तो सरकार उस पार्टी की सरकार नहीं है, सरकार ये पूरे प्रदेश की और पूरे देश की है। इसलिए पार्टी को अधिकार नहीं है कि सरकार का बचाव करे। हम कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम कार्यकारी आरोप लगा रहे हैं। जो आपकी ड्यूटी है वो आरोप लगा रहे हैं। तो इसलिए आपकी पार्टी को नहीं बोलना चाहिए, केवल आप बोलिए। हमारे आरोप का जवाब केवल सरकार और सरकारी तंत्र को देना चाहिए, पार्टी को नहीं देना चाहिए। अरे सर, एक दूरदर्शन के प्रवक्ता ने उस लड़के को पाकिस्तानी बोल दिया था। जब सरकार छूट देगी ऐसे लोगों को तो सब ऐसे बोलेंगे, ऐसे लोग बोलेंगे। तो खैर बाद में पब्लिक दबाव में उन्होंने माफी मांगी, लेकिन आज भी वो दूरदर्शन के एंकर बने हुए हैं। ये चीजें हैं जिसमें हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और डिटरेंट कार्रवाई करनी चाहिए ऐसे मामलों में। तो जिनमें स्वतः संज्ञान लेना लायक मामले होते हैं, जो पूरे नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, उनमें अभी तक थोड़ा नरमी चल रही है। देखिए, अगर कुछ सख्ती हो तो शायद कुछ इसमें सुधार आए। लेकिन सर, आखिर जनता जाए तो जाए कहां सर? युवा जाए तो जाए कहां सर? मैं मतलब युवाओं से मतलब बड़े दुखी हो गए युवा सर। देखिए, ये मैं कई बार कहता रहा हूं, लिखता भी हूं कि सभी को राजनीति में दिलचस्पी लेनी चाहिए। एक किसी यूरोपीय विद्वान ने कहा है कि आप राजनीति पे दिलचस्पी नहीं रखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीति आप में दिलचस्पी नहीं रखेगी। तो इसलिए राजनीति पे दिलचस्पी हर एक को रखनी चाहिए और अपनी अपनी पोजीशन के हिसाब से समय पे कार्रवाई करनी चाहिए। युवा को, जो भी पीड़ित है, कोर्ट कचहरी के साथ साथ पब्लिक ओपिनियन बिल्डअप करना चाहिए। चुनाव ही सबसे बड़ा एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप इन राजनीतिक लोगों को सही रास्ते पे ला सकते हैं। ये बातें, इसका प्रचार पब्लिक में किया जाना चाहिए। ये लड़के बच्चे, लड़के लड़कियां जो जिनका सपने तोड़ दिए आपने, जो है इनका घर परिवार है, इनका भी वोट है, इनका प्रभाव है। इनको ये करना चाहिए कि चुनाव आ रहे हैं और इनको वोट मत दीजिए। अरे ये तो दिखा नेपाल में सर। नेपाल में तो उन्होंने पूरा मतलब चुनाव भी जीत लिया उनके लोगों ने। यही एक तरीका है। इलेक्टोरल चैलेंज नहीं खड़ा करेंगे आप तो काम नहीं बन सकता। अच्छा सर, एक बात अभिजीत दीपके की मुझे अच्छी लगी, जो कॉकरोच जनता पार्टी बनाए हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सरकार आप चुन लेते हैं, 5 साल तक सरकार मालिक की तरह बिहेव करती है और 5 साल का टाइम बहुत ज्यादा टाइम होता है, उसमें जनता की नेता सुनते ही नहीं है। तो ये जो बीच में राइट टू रिकॉल वाली बात आई थी, क्या इस तरह की चीजें होनी चाहिए सर? नहीं, देखिए, राइट टू रिकॉल से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। 5 साल की सरकार है, उसमें भी रिकॉल करेंगे तो यही होता रहेगा फिर तो। लेकिन फिर सर सुनते कहाँ है सरकार? सर 5 साल के लिए चुन लिए गए। सुनते इसलिए नहीं है कि आप इकट्ठा नहीं होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हमारा लिए तो उल्टा सीधा काम सरकार करे, बाकी के लिए ना करे। ऐसा कैसे हो सकता है? आप राइट मुद्दे पे इकट्ठे नहीं हो रहे हैं तो आप ये मानते आपका प्रचार हो जाएगा। आप कहाँ, एक मर्डर हो गया, एक एक्सीडेंट हो गया तो सरकार आपको 10 लाख रुपए दे रही है मरने पर, और 7,000 आदमी का मर्डर हो रहा है पूरे प्रदेश में, किसी को एक पैसा सरकार नहीं देती है। आप बड़े खुशी खुशी वो पैसा ले लेते हैं क्योंकि आप धरना कर सकते हैं, आप सड़क जाम कर सकते हैं। आप नाजायज फायदा ले चाहते हैं सरकार से, आप ये नहीं चाहते हैं कि दूसरा भी फायदा ले। सरकार अगर किसी की हत्या पर सरकार 2 लाख 5 लाख देती है, अगर दुर्घटना पर 2 लाख 5 लाख सरकार देती है तो हर हत्या पर, हर दुर्घटना पर देना चाहिए। बड़ी बात करें सर, केवल उस पर नहीं जिसमें प्रचार हो रहा है। ये पैसा सरकार का पैसा, पार्टी का पैसा नहीं कि अपनी छवि बनाने के लिए आप दे रहे हैं। 5,000 मर्डर होते हैं साल भर में, 5,000 में क्यों नहीं देते आप पैसा?
क्यों किसी खास केस में देते हैं? ये सर चीज आपने जनता तो के एक बड़ा वाजिब सवाल उठा दिया, क्योंकि एक नहीं, गाजियाबाद मैं जो आपने कहा ना जनता क्या करे, जनता को ये करना चाहिए, जनता को ये इनको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए इन बातों को। परीक्षा पेपर लीक एक से एक के बाद एक के बाद एक हो रहा है, इसको चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। एक एसएसपी ने इलाहाबाद में नकल माफिया को पकड़ा था, सरकारी अधिकारी उसमें इतना उससे नाराज हुए कि उसको काफी दिनों तक कोई जिला में पोस्टिंग नहीं दे रहे थे उस अधिकारी को, एसएसपी को हटा दिया वहां से। नकल पहले तो माफिया मतलब हावी हो गया सिस्टम पे सर। बिल्कुल बिल्कुल, अधिकारी अधिकारी उसमें सब संलिप्त हैं। दुर्भाग्य यही है कि इतना इतना ज्यादा, एक मैं शब्द यूज करता हूं, पानी इतना गंदला हो गया है कि पता नहीं चलता कहाँ केकड़ा है, कहाँ मछली है, कहाँ मगरमच्छ घुसा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। पानी बहुत गंदला हो चुका है। आप हाथ डालिए मछली की बजाय आप केकड़े ने पकड़ लिया आपका हाथ, उंगली ये काट बात तो लेगा। आप सही कह रहे हैं सर। नीट का पेपर लीक हुआ और 12th में कॉम्पिटिटिव एग्जाम करोड़ों छात्र देते हैं। अगर करोड़ों छात्र हर जिले में जैसे धरना प्रदर्शन पे आ जाते तो शायद सरकार झुक जाएगी सर। आप सही बात कह रहे हैं। यही इन्हीं चीजों को इलेक्टोरल मुद्दा बनाना चाहिए, इन्हीं चीजों को इलेक्टोरल मुद्दा बनाना चाहिए। इलेक्टोरल मुद्दा बन ही नहीं पा रहे हैं। ये किस चीज का मुद्दा क्या बन जाते हैं, उल्टा सीधा मुद्दे बनते हैं। कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल, मंगलसूत्र, ये फिजूल के मुद्दे बनते रहते हैं। मुद्दा अरे इस बात सर का आजकल बनना चाहिए। नया मुद्दा हो गया, किले के अंदर मंदिर है कि मस्जिद है, ये भी मुद्दा बन गया। यही बता रहे हैं ना आपको कि आपको ये सोचने का मौका नहीं देना चाहते हैं, एक के बाद एक बम्बार्ड कर रहे हैं आपको। हमें याद है आतंकवादी क्षेत्र में जब आतंकवाद था, जब एनकाउंटर होता था तो आलोक जी इतना तेज गोलियां आती हैं कि आप देख नहीं पाते हैं कुछ सामने। आप गर्दन नीचे झुका के फायर एक आध करते हैं ताकि यहां ना आ जाए वो लोग, जो है देख के गोली नहीं चला पाते हैं। वही हाल हो गया है। सरकार ऐसे ऐसे मुद्दे ला करके एक के बाद एक ऐसा ऑटोमेटिक फायर झोंके हुए हैं सरकार, आप सर नहीं उठा पा रहे हैं लोग, जो है एक खत्म नहीं होने बाद दूसरा मुद्दा डाल देते हैं, वो खत्म नहीं होता तीसरा मुद्दा डाल देते हैं। तो ये इन लोगों ने मुद्दा उठाया है, तो अब इस मुद्दे को पब्लिक को ले जाना चाहिए एकदम। ये सीधे निर्णयात्मक टाइप की कार्रवाई के मामले में जनता को, आम जनता को सड़कों पे आना चाहिए छात्रों के साथ। सड़कों पे आने से बहुत नहीं बनने वाली बात, जो है आंदोलन करना चाहिए। इलेक्टोरल मुद्दा अगले साल चुनाव है यूपी में, लोग चुनाव होते ही रहते हैं, 29 का चुनाव आ रहा है, इसको मुद्दा बनाना चाहिए इन लोगों को। पब्लिक ऑर्डर खराब है, इसको मुद्दा बनाना चाहिए। हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट के नाम पर यहां खर्चा कर दिया गया यूपी में, ढेले भर का इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, यह मुद्दा बनाना चाहिए। तो असली मुद्दा जनता बनाती नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं सर। जी हमसे लोग कहते हैं कि सुलखान सिंह साहब को रिटायरमेंट के बाद बढ़िया पोजीशन नहीं मिली, इसलिए सुलखान सिंह साहब आलोचना करते हैं। अब भाई हमारी आलोचना जो है वो तो अखबार के सूचना और उसी पे आधारित है। अगर गलत हो तो बता दें। जैसे आपके बयान वायरल होते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे यार वो रिटायरमेंट के करीब 5.5 साल तक पुलिस आयोग का मैं अध्यक्ष रहा हूं। ऐसा नहीं कि मुझे रिटायरमेंट के बाद सरकार ने कुछ पद नहीं दिया, और महत्वपूर्ण तमाम आयोगों में जांच कमेटियों आपको लोग फेसबुक पे बहुत ध्यान से भाई मैं अब 69-70 साल का होने वाला हूँ, सरकार मुझे ही करेगी, बाकी लोगों को नहीं देखेगी क्या? नहीं, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि इन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच में जाइए ना कि ये मुद्दा बनाया जाए। कैसे जाएं हम, बताइए कहां से जाएं? एक बार हम गाड़ी से कहीं जाते हैं तो 4,000-5,000 रुपए खर्चा होता है। मैं इस पोजीशन में थोड़ी हूँ मैं अपनी पेंशन से जो है इतना खर्चा कर लूं। मुझसे एक बार कोई पूछ रहा था कि साहब आपने जो है ये गोमती में अवैध खदान की बात लिखी तो आपने सरकार को रिपोर्ट क्यों नहीं किया? मैंने कहा भाई बताइए, मैं पत्र टाइप कराऊं, डाक से भेजूं, लेकर के जाऊं, मैं कहां से लाऊंगा पैसा?
मेरे पास कोई साधन नहीं कम्युनिकेशन का सिवाय मैं फेसबुक में लिख देता हूं बस। एक रिटायर्ड आदमी और क्या कर सकता है? तो मैं केवल एक बात की गारंटी लेता हूं, दो बात की, कि मैं अपनी भाषा मर्यादित रखता हूं और मैं उन्हीं बातों में बोलता हूं जो अखबार में या सरकार के आंकड़े हैं। जब मैं स्कूलों की बात करता हूं, जब मैं अस्पतालों की बात करता हूं, जब बुंदेलखंड में सिंचाई की बात करता हूं, तो मैं उन्हीं आंकड़ों में बात करता हूं जो सरकार के आंकड़े हैं, विधानसभा, राज्यसभा, संसद और विधानसभा में पेश किए गए हैं, वो आंकड़े में डाउनलोड करता हूं और अखबार की कटिंग रखता हूं, उसी बोलता हूं मैं। तो अगर कोई मुझे चैलेंज करता है तो उसको भाई मेरी उस बात को बताना होगा कि ये राज्यसभा में सूचना गलत दी गई है, ये कहना पड़ेगा उनको। ये नहीं कह सकते साहब सुल्तान सिंह इसलिए कर रहे हैं। और देखिए, मैं कोई अखबार वाले की तरह विरोध नहीं करता कि मैं रोज विरोध करूं, कभी कभी मुद्दा नहीं बर्दाश्त होता। लेकिन सर बड़ी बात आपने कही नहीं कि इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाया जाना चाहिए। बिहार में जबरदस्त पेपर लीक था पिछले, उसके बाद भी एनडीए सरकार चुनाव जीत जाती है सर, क्योंकि 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में डाल दिया जाता है। ये मुद्दा नहीं बनने पा रहा है। मैंने बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा इसलिए इलेक्टोरल मुद्दा बनाने की कोशिश की है कि आंदोलन से काम नहीं चल रहा है। ये सरकारें, इनका तंत्र इतना बड़ा हो गया है कि आंदोलन नहीं चल पाते इनके खिलाफ। जब तक कि इलेक्टोरल मुद्दा ना बन जाए कोई बात, उसके कामयाबी की संभावना कम है। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो सबके साझे मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे लेके नहीं, सबके साझे मुद्दे लीजिए, उस पर पिछली डिबेट में सर आपने बताया था ना कि एक्सप्रेस वे नहीं बनने चाहिए, स्कूल बनना चाहिए और हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो तमाम लोगों ने कमेंट्स किया कि सर आप सही बात कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे की जरूरत नहीं, पहले स्कूल बने, पहले हॉस्पिटल बने। जनता भी इस बात को मान रही है सर। भाई जिस पोजीशन पे हम लोग हैं, हाँ। रोटी दाल की समस्या है हमको, तो हमको सुविधाएं नहीं चाहिए अभी। हमको अभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो करिए हमारी। सुविधाएं हम तब करेंगे जब हमारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, तब हम सुविधाओं की बात करेंगे। गांव गांव में जो है वाईफाई और इंटरनेट हो गया है। हर जितने लड़के हैं बेकार हैं, बेरोजगार हैं, 200-400 रुपए महीने का उनका इंटरनेट का खर्चा माँ बाप के ऊपर पड़ गया, कोई लाभ तो उससे हुआ नहीं। एक्सप्रेस वे आपने बना दिया, 8,000-10,000 करोड़ रुपए, गंगा एक्सप्रेस वे पे 36,230 करोड़ रुपए जनता का फंस गया, उससे कोई लाभ तो है नहीं किसी को। 4 घंटा पहले पहुंच जाएंगे तो क्या कर लेंगे? तो ये बातें तब होनी चाहिए जब हमारी, आपकी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से कम है और आप अपने आप को कहते हैं कि साहब हम घर में टोटी लगा देंगे नल के लिए, आपके घर में आप लैट्रिन बनवा देंगे हम। ये समस्या है देश की। लेकिन पब्लिक को भी खुश हो जाती है, वही मुफ्त में 20,000 की जगह 5,000 सरकार के आदमी ले जाते हैं, 15,000 मिल जाता है। तो आदमी इतना संकुचित दृष्टि का हो गया है कि उसको 15,000 फ्री में मिल रहे हैं, वो बड़ा खुश है। मेरे एक रिश्तेदार कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा हो गया, अब चित्रकूट जो है हम आधा घंटे में पहुंच जाते हैं, पहले 1.5 घंटा लगता था। भाई 1 घंटा पहले पहुंच गया, आप क्या कर लेंगे? कुछ ज्यादा भगवान के अच्छे दर्शन हो जाएंगे या क्या हो जाएगा? ऐसी ऐसी बातों पे आदमी उलझ जा रहा है। ये एक तिलिस्मी आक्रमण है सरकार का, उसी तिलिस्म में आदमी फंस के बड़ा खुश है। मैं तो हैंडपंप तक का विरोध किया करता था बुंदेलखंड में, तो हमारे ही लोग कहते थे क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप। मैं कहता था भाई ये फिजूल का खर्चा है ये। अरे भाई खाली बैठे हो, कुआं से पानी भर लेंगे। हम लोग तो कुएं से पानी पीते थे, कोई ऐसी बड़ी समस्या थोड़ी थी, वो मर तो गया पानी पीने से। तो पहले रोजी रोटी का इंतजाम कराइए, फिर सड़क का देखा जाएगा, फिर नल का पानी भी देखा जाएगा, बहुत सी चीजें आएंगी। पहले जरूरत फिर सुविधा, उल्टा रहा है यहाँ पे। एक भी जरूरत का काम नहीं हो रहा है। बुंदेलखंड में केन बेतवा लिंक बनना था, कुछ नहीं हुआ अब तक उसमें। जो है लाखों किसानों का भला होगा उससे। ये तो केन बेतवा लिंक सुनते सुनते तो मुझे लगता है कई साल से परियोजना चल रही है सर। हाँ, इस सरकार में भी 5-6 साल हो गए जब ये MOU साइन हुआ था दोनों स्टेट के बीच में। एक तो फावड़ा नहीं लगा उसमें अभी तक वहां। और गंगा एक्सप्रेसवे बन गया 36,000 करोड़ का। अच्छा, केन बेतवा लिंक से बुंदेलखंड की पानी की समस्या का समाधान हो सकता है सर?
नहीं, पूरा समाधान नहीं होगा, कई लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो जाएगी। तो कई सबसे पहले लाख तो उसी एकड़, पे काम होना चाहिए ना सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा होगा वो। तो उन दोनों को लाखों जोड़ने में किसानों की आमदनी बढ़ जाएगी। तो सर इन दोनों नदियों को जोड़ने में कितने किलोमीटर का मतलब नहर बनानी थी? वो मेरे ख्याल में 200-250 किलोमीटर की फीडर नहर बननी है, जिससे कि बरसात में या जब भी पानी की उपलब्धता किसी बेसिन में ज्यादा है, उस बेसिन से पानी ट्रांसफर हो जाए इसमें जो है। तो तो कितने जिलों को इससे फायदा होता है बुंदेलखंड के सर? उससे बुंदेलखंड के ये समझ लीजिए कि 14 जिले हैं, उसमें से 7-8 जिलों को फायदा हो जाएगा उससे। सागर और तो दमोह को सबसे छोड़ के मेरे ख्याल में, पन्ना को छोड़ के सब जगह पहुंच जाएगा पानी। तो सबसे पहले तो इसी को करना चाहिए था सर। ये हमारी पहली आवश्यकता यही है, कृषि की पानी, उसी के साथ स्कूल और शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ छोड़ के यहाँ पैसा लगाइए। स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक हो जाए तो हमारे यहाँ आदमी का जिसका 10,000 खर्चा हो रहा है, 20,000 खर्चा हो रहा है लखनऊ आने में, उसका इलाज 5,000 में हो जाएगा बाना में। यानी आप एक एक तो तरह से आपने लखनऊ उसकी आया आमदनी बढ़ा दी। एक तो लखनऊ आया सर, उसका अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, सबसे बड़ी बात तो ये है जगह सर। नहीं मिलती है, तीमारदार आते हैं, तीमारदार कहीं दाएं बाएं रहते हैं, खुले में पड़े हुए जो है दोपहरी में वहां पेड़ों के झाड़ियों के नीचे बैठ के रोटी बनाते हैं। बहुत दुर्दशा देखी है, हमने खुद देखा है। हमारे छोटा हाँ भाई एडमिट था कानपुर हैलेट में जो है, हमारी हमारी बुआ वहां बाहर बैठ करके जो है खुले में रोटी बनाती थी। हमने ये सब देखा है। चीज अगर आप नजदीक इलाज की व्यवस्था नहीं करेंगे तो आदमी का दुर्दशा हो जाती है। ये बातें मुद्दा नहीं बन रही है और सरकार को कुछ जरा भी शर्म नहीं आती इन चीजों को लेकर के। तो ये घर घर नल पहुंचाने का पैसा तो बेकार है, पहले आप अस्पताल नहीं बनाइए नहीं, पहले। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। बुंदेलखंड में पहले एक्सपेरिमेंट हो चुका है, बांदा क्षेत्र में पाठा पेयजल योजना के नाम से 50 गांवों में, वहां सैकड़ों गांवों में टंकियां अभी भी खड़ी हुई हैं, पानी वानी नहीं चला कभी उसमें। यही हाल इसका हो रहा है, लेकिन इसमें लाखों करोड़ रुपए बर्बाद हो गया। लेकिन इससे वेस्टेड इंटरेस्ट बहुत खड़े हो गए, हजारों ठेकेदार इसकी तारीफ करेंगे, उनको हाँ फायदा सर, मिल रहा है। वो तो मैंने देखा है सर कि बहुत जो बड़ा जो वर्ग, खनन का काम कर रहा है वो रातों रात करोड़पति हो जा रहा है सर। ये बहुत बड़ा वर्ग खड़ा हो गया है जो इनकी तारीफ करता है। वो तुरंत हमलावर हो जाएगा हमारे ऊपर, या आप इसका विरोध कर रहे हैं। हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं 25 साल बाद करिए उसको। अभी फिलहाल ये काम कर दीजिए, सरकारी स्कूल में मास्टर पोस्ट कर दीजिए ताकि गरीब आदमी पढ़ा ले। गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, आप समझ लीजिए। आप इसको, गरीब आदमी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकता है। आप इंतजाम किए दे रहे हैं कि गरीब आदमी अनपढ़ रह जाए। भारत में प्राचीन समय में शिक्षा से लोगों को वंचित कर दिया गया, एक तरह से कानून बना के, धार्मिक कानून बना दिया गया। अब आप सीधे सीधे वंचित नहीं कर सकते हैं, तो आप कह रहे हैं सरकारी स्कूलें बंद करा दो। प्राइवेट स्कूलों की फीस ज्यादा है, वो पढ़ा नहीं पाएगा वहां पे, क्योंकि आप इनकम वाला काम नहीं करने दे रहे हैं ताकि इनकम बढ़े लोगों की। वो अनपढ़ रह जाएगा, ऐसे अनपढ़ रह जाएंगे वो। मैं तो आलोक जी बार बार कहता हूँ, अगर सरकारी स्कूल ना होते तो मैं कभी पढ़ लिख नहीं पाता। जबकि हमारी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं, लेकिन खराब नहीं थी हमारी परिवार की पोजीशन। हमारे जैसे स्थिति वाले 4-6-10% होंगे पूरे बुंदेलखंड में, बाकी बहुत खराब हाल थे वहां पे। लेकिन हम भी नहीं प्राइवेट में पढ़ाई करा सकते थे, कर सकते थे जो, अगर सरकारी स्कूल ना होते तो। नहीं वो तो सर मैं देखता हूँ, मैं एक काम जरूर करता हूँ। मैं जब भी जाता हूँ तो ठेले वालों से बात करता हूँ, तो ठेले वाले ज्यादातर दो ही क्षेत्र के पाए जाते हैं सर। एक तो ये गोंडा बलरामपुर बहराइच, दूसरे झांसी साइड। और बेचारे सड़क पे कोई सब्जी लगा रहा है, कोई कोई किसी चीज का ठेला लगा रहा है। और पूरे लखनऊ के आसपास जितने जिले हैं, बड़ी गरीबी है सर। मतलब मुझे लगातार इंडिया टुडे में इतना ट्रैवल किया है कि पूछिए मत। गरीबी मतलब एकदम स्टार कंट्रास्ट दिखता है सर। देखेगा वही जानेगा वहां की गरीबी का हाल, जो उसको देखता नहीं है वो जान नहीं सकता है।
32 लाख आदमी, एक रिसर्च है 3-4 साल पहले की रिसर्च है ये, कि 32 लाख आदमी बुंदेलखंड का, जहां की कुल आबादी लगभग 2 करोड़ है, 2 करोड़ में 32 लाख आदमी जो है दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, यहां मजदूरी कर रहा है। हमारे और सर वो भी बुंदेलखंड के लोग जो है दिल्ली में, खनन से जुड़े हुए हैं, वो लोग राजा हो गए। हाँ, चंद लोग जो हैं, अब तो खनन में भी बाहरी लोगों को पट्टा मिलने लगा है, बड़ी कंपनियों को मिल जा रहा है, लोकल लोगों को नहीं मिल रहा है। अब पिछले 8-10 साल से लोकल लोगों को मिल ही नहीं रहा है। लोकल लोग तो खाली जबरदस्ती, जो गुंडे टाइप के लोग हैं, जाहिर है जो रूलिंग पार्टी से संबंधित हैं, वो उन बड़ी कंपनियों से पैसा ऐंठते रहते हैं, लेकिन पट्टा ही नहीं मिल रहा है इन लोगों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को मिल रहा है पट्टा। तो वो खैर अलग बात है। सर आप उसमें कितने लोगों को मिलेगा, मेरा कहना है चंद लोगों को। जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, जैसे कृषि है, उस पे करिए। इतने ही खर्चे पर वो 8,000 करोड़ बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे लग गया, 8,000 करोड़ में जो है चमक जाता बुंदेलखंड। चलिए हम इस पे पूरी हम आपने जो बेतवा केन की बात की, एग्रीमेंट की बात की, उसको मैं देखूंगा और मुद्दा उठा। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।